बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन। इससे पहले वीडियो में हम बेसिस को डिफाइन कर चुके हैं। अब बेसिस के कंसेप्ट पर, बेसिस का जो कंसेप्ट था वो था स्पैन ऑफ बी एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इससे पहले अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लें, तभी आपको डिमेंशन का आइडिया होगा। तो डिमेंशन को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द डिमेंशन ऑफ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V। आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V है। अब उसकी डिमेंशन क्या होगी, वो आपके पास होता है इज द नंबर ऑफ वेक्टर। ये आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ वेक्टर होते हैं इन ए बेसिस फॉर V। यानी जो आपके पास वेक्टर स्पेस V है, इसकी बेसिस में जितने आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर होते हैं वो आपके पास क्या होती है, डायमेंशन होती है इन सिंपल वर्ड। अब डिमेंशन को हम डिनोट करते हैं डिमेंशन ऑफ V। अब डिमेंशन हमारे पास जो होती है वो हम देख रहे हैं कि नॉन जीरो वेक्टर स्पेस की। अगर आपके पास जो वेक्टर स्पेस क्या हो, जीरो हो। अगर आपके पास क्या हो, वेक्टर स्पेस जीरो हो। अगर आपके पास सेट में जीरो हो, यानी एल सेट आपके पास क्या हो, जीरो हो, तो अब ये जो आपके पास जीरो होता है ये क्या होता है, लीनियरली क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए आपके पास जो C1 Ci है ये आपके पास नॉट इज इक्वल क्या होने चाहिए, जीरो, जब आप लीनियरली कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब आप जीरो को लीनियरली कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो अगर आपके पास Ci नॉट इज इक्वल जीरो हो तो तब भी जब ये इसके साथ जीरो के साथ Ci जीरो के साथ क्या होगा, ऑपरेट होगा, तो आंसर अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मतलब यहाँ Ci की वैल्यू आपके पास नॉन जीरो है, मतलब ये आपके पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसलिए इसकी जो डिमेंशन है वो आपके पास क्या है, जीरो। डिमेंशन ऑफ S यहाँ क्या आ जाएगी, आपके पास जीरो आ जाएगी। तो अब हमारे पास हम देखते हैं कि Pn के लिए जो हमारे पास डिमेंशन क्या होगी और Rn के लिए जो हमारे पास डिमेंशन है वो क्या होगी। इससे पहले जब हमने बेसिस को डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि ये जो आपके पास Pn होता है, इसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड बेसिस या नेचुरल बेसिस देख लें वो हमने लिखी थी Tn -1 and so on T1 T0। अब इसमें जितने आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर हैं, यानी यही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वेक्टर इन बेसिस, ये आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है Pn की। तो इसमें कितने आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर हैं, इसमें आपके पास n+1 आपके पास क्या है, वेक्टर हैं। क्योंकि ये n ये 1 से स्टार्ट होगा तो n तक ये आपके पास n हो जाएंगे और एक ये आपके पास T0 भी है, तो ये आपके पास क्या होगा, n+1। तो यहाँ ये जो आपके पास डिमेंशन ऑफ Pn है ये आपके पास किसके इक्वल होगी, n+1 की इक्वल होगी। इसी तरह अगर आप देख लेते हैं कि P2 के लिए इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होगी या नेचुरल बेसिस होगी वो आपके पास क्या होती है, T2 T1 T0 और T0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसमें टोटल कितने वेक्टर है आपके पास, 3। तो जो आपके पास डिमेंशन ऑफ P2 होगी वो आपके पास कितनी है, 3, यानी यहाँ P2 है और यहाँ क्या है, n+1। इसी तरह डिमेंशन ऑफ P3 आपके पास क्या हो जाएगी, 4। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिमेंशन ऑफ Rn के लिए। डिमेंशन ऑफ Rn, तो Rn के लिए जो हमने जनरल बेसिस को डिस्कस किया था, सबसे पहले R2 के लिए देख लेते हैं। जो हमारे पास नेचुरल या स्टैंडर्ड बेसिस होती है वो हमारे पास 1 0 और 0 क्या होती हैं, 1 होती हैं। तो जो हमारे पास डिमेंशन ऑफ R² है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि इसमें कितने वेक्टर है आपके पास, 2, यानी बेसिस में आपके पास कितने वेक्टर हैं, 2। तो नंबर ऑफ वेक्टर ही आपके पास क्या होती है, डिमेंशन। इसी तरह डिमेंशन ऑफ R3 वो आपके पास क्या होगी, R3 की जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो आपके पास होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो डिमेंशन ऑफ R3 आपके पास कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरह डिमेंशन ऑफ Rn वो आपके पास क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट से हमने उनकी डिमेंशन देख ली। इसी तरह जब भी आपके पास कोई वेक्टर स्पेस होगी आप उसकी क्या निकालें, बेसिस निकालें। अब उसकी उस सेट में जितनी आपके पास नंबर ऑफ बेसिस होंगी वही उसकी क्या हो जाएगी, डिमेंशन हो जाएगी।